सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले, केमिकल काइनेटिक्स। और इस जो टॉपिक का रिलेशन फिजिकल केमिस्ट्री का तो ये पार्ट है ही है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत जगह ये यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। एंड थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम इस चैप्टर के अंदर मेनली तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट, एंड हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो पहले हम बात कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट। रेट के आधार पर हमारे पास रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होता है? विच टेक लार्ज टाइम या लॉन्ग टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, विच मे बी मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स। तो जिनको कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं हम स्लो रिएक्शन। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देन सेकेंड वी हैव फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो होते हैं विच अकर इन लेस देन 1 सेकेंड, जो बहुत ही फास्ट होते हैं, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जब एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है NaOH HCl, दिस गिव राइज NaCl प्लस H2O। यानी जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, एक ड्रॉप जैसी हमने डाली तो कलर एकदम चेंज हो गया नीचे सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पलक झपकते ही जो है उसका कलर चेंज होगा, मतलब वो लेस देन 1 सेकेंड लेता है कंप्लीशन के लिए। थर्ड हमारे पास है जी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं? विच आर नाइदर टू स्लो नॉर टू फास्ट एंड दे प्रोसीड विद अ मेजरेबल स्पीड। जो ना तो बहुत ही स्लो होते हैं ना बहुत ही फास्ट होते हैं, और उनकी जो रेट होता है इस स्पीड से हो जाते हैं कि उनको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उनके इजीली हम उनको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास क्या बनता है? एसिटिक एसिड और इथेनॉल बन गया। तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो एक मेजरेबल स्पीड से होते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहले हमने बात करनी है कि किस टाइप के रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं हम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडरेट रिएक्शन विच आर नाइदर टू स्लो विच आर नॉट टू फास्ट। इनके बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मींस द स्पीड विद विच रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे क्या होता है, स्पीड की बजाय मतलब किस में मेजर करेंगे हम? कंसेंट्रेशन के टर्म में। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्ट होता रहता है, तो उसकी क्वांटिटी कम होती रहती है। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है वो शुरू में क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होना शुरू होता है। तो विल एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। और गैसियस रिएक्शन के लिए हम प्रेफरेबली क्या करते हैं? कंसेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर को मेजर करते हैं हम। तो विल राइट चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो इस हिसाब से इसके यूनिट क्या आ गए? जो कंसेंट्रेशन होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और टाइम हम किस में लेते हैं? वैसे तो किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, बट ऐसा यूनिट हमारे पास सेकंड है। तो क्या यूनिट बन गया जी इसके? मोल
पर लीटर पर सेकंड, और मोल पर लीटर पर सेकंड को मोलैरिटी भी लिख देते हैं, मोलैरिटी पर सेकंड। उसी तरह से चेंज इन पार्शियल प्रेशर, अगर हमने प्रेशर बार में मेजर किया और टाइम हमने सेकंड में ले लिया तो यूनिट क्या आ जाएंगे, बार पर सेकंड। वी कैन ऑल्सो राइट एटमॉस्फेयर पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड। तो डिपेंड करता है कि हमने प्रेशर किस चीज में लेना है। तो ये हो गया जी पहली बात हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट। अब बात आगे करते हैं कि व्हाट इज रेट या हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, या कितने टाइप का होता है। इसको और आगे कंटिन्यू करें काम, तो भी हमारे पास जो केमिस्ट्री में हम जो रेट होते हैं दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेट। नंबर 1 एवरेज रेट, एंड समटाइम आर उसके पैरों में एवरेज वर्ड लिखा होता है इस तरह से। तो जनरली इसको हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और आर ऐसा भी लिख देते हैं इसको इंस्टेंटेनियस, इट इज रिटन एज dx by dt। तो दोनों में क्या फर्क है या क्या लिमिटेशन है एवरेज रेट की, वो भी बात करने। नाउ लेट अस टेक अ रिएक्शन इन विच ए गिव राइज बी। तो जो इसका जो रेट होगा दैट इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए की कंसेंट्रेशन तो कम हुई अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सो दिस इज रिटन एज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये मैंने किस में एक्सप्रेस किया, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेट में। अगर हम इसको लिखें ऐसे, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज कि इनिशियल कंसेंट्रेशन x1 थी, फाइनल कंसेंट्रेशन x2 थी, तो दिस कैन रिटन एज x2 अपॉन x1 एंड t2 माइनस t1, इनिशियल टाइम t1 फाइनल टाइम t2। इन द सेम वे यहां पे भी सपोज कि इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन y1 थी और फाइनली y2 हो गई, और इनिशियल टाइम t1 था और फाइनली टाइम t2 हो गया, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो दिस इज नोन एज एवरेज रेट। बट जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसकी लिमिटेशन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इट्स लिमिटेशन। जो केमिकल रिएक्शन है ना, दैट दे डू नॉट प्रोसीड विद एवरेज स्पीड। मतलब कि अगर दो सेम टाइम इंटरवल है हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि जो चेंज इन कंसेंट्रेशन हो वो सेम हो, क्योंकि जो रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड ऑन एक्चुअल मोलर कंसेंट्रेशन विच चेंजेस विद चेंज इन टाइम। ठीक है, तो क्या बात की कि एवरेज रेट डज नॉट गिव ट्रू वैल्यू ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज फॉर द सेम चेंज इन टाइम इंटरवल द चेंज इन कंसेंट्रेशन may not be same as it depend on actual molar concentration which may change with change in time। ठीक, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 60 मिनट लगे, राइट, तो हो सकता है कि वो 55 मिनट तक बिल्कुल रिएक्ट ना हो और लास्ट के 5 मिनट में ही वो रिएक्ट कंप्लीट हो गया। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि उसकी एवरेज स्पीड भी पहले 10 मिनट में इतनी स्पीड से हो गया था, वो 15 मिनट बाद इतना हो गया था, 20 मिनट बाद इतना हो गया था। तो ये बात केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल या ज्यादा सुटेबल नहीं है। ट्रेन, बस या कोई पर्सन भाग रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, पर केमिकल रिएक्शन के लिए ये नहीं है। तो लिमिटेशन मैंने बता दी कि भाई सेम चेंज इन टाइम सेम टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन कंसेंट्रेशन सेम नहीं होती, वो एक्चुअल मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एवरेज रेट को जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा जो रेट है उसको ले लेते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे हम,
इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप इसको ऐसा समझिएगा कि सपोज कि साल में एक क्लास में 3 बार एग्जाम्स हुए, तो कोई स्टूडेंट है उसके फर्स्ट टर्म में आ गए 67%, सेकेंड टर्म में आया 70% और थर्ड टर्म में आया उसके 65%। तो एवरेज मार्क्स कैसे लेंगे? तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, सॉरी दैट इज कॉल्ड एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? जो एक पर्टिकुलर टर्म में जो मार्क्स है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म के इंस्टेंटेनियस मार्क्स 67%, थर्ड टर्म के इंस्टेंटेनियस मार्क्स जो आ गए वो 65 आ गए। तो तीनों को ऐड करके जो आया दैट इज एवरेज, और पर्टिकुलर टर्म के जो है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको बोलते हैं हम और इंस्टेंटेनियस रेट। हाउ इट इज ऑब्टेन? इट इज ऑब्टेन व्हेन जो टाइम इंटरवल द जो चेंज इन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो यहां पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसे भी मैंने ऊपर लिखा था ए गिव राइज बी, तो हमने क्या लिखा था? रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो यहां पे क्या करने वाले हैं हम, और यहां पे रेट की बजाय अगर मैं ऐसा लिखूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वी कैन ऑल्सो राइट इट इन द सेम वे। तो यहां हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई क्या करेंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी नाम का एक टॉपिक होता है मैथ्स में। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता ही है, पर अगर बायो वाले स्टूडेंट को ध्यान नहीं है या उनको नहीं पता है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, यहां पे भी ऐसे कर दिया, लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, और यहां पे भी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। तो जब हम मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स dx बाय dt एंड माइनस dA ओवर dt एंड प्लस dB ओवर dt. So this is how the rate of reaction is expressed either in terms of delta x by delta t or dx by dt. अगर आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी का नहीं पता है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप सीधा याद रखिएगा कि एवरेज रेट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी ए ओवर डी टी। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पता है आपको, मोलर कंसेंट्रेशन होती है। नाउ यहां पे कई बार पूछा जाता है कि जो ये साइन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन रेट के आगे हमने अगर लिखा हुआ है तो क्या रेट नेगेटिव है या रेट पॉजिटिव है? तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहां पे लगाए गए हैं दैट हैज नथिंग टू डू विद द रेट। तो फिर किस लिए लगाए हैं? नेगेटिव साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो रही है? डिक्रीजिंग विद टाइम। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग विद टाइम, प्रोडक्ट के साथ वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो ज्यादातर हम डी के फॉर्म में लिखते हैं अनलेस एंड अनटिल एवरेज वर्ड उसने मेंशन नहीं किया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में या कहीं पे भी पूछा नहीं गया है, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। तो अभी तक मैंने क्या लिया था? मैंने लिया था एक रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट, पर रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है A प्लस बी गिव राइज C प्लस डी, तो इसका रेट हम कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? आइदर इन टर्म्स ऑफ एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां पे प्लस लिखा हुआ है पर रेट इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करते हैं। डी की फॉर्म में लिखना है, यानी इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में तो डी लिखेंगे, अदरवाइज डेल्टा लिखेंगे। नाउ सपोज वी हैव सम बैलेंसिंग कोफिशिएंट जिसको हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर वो है मतलब ए के कैपिटल ए के ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है, इसके सी मोल, इसके डी,
तो उन ए बी सी डी का क्या करना है, फिर हम उसको नीचे लिखेंगे यहां पे ए बी सी डी। और यहां पे आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, आगे क्वेश्चन में हमारे को आसानी होगी करने की, कि जो यहां पे हमारे पास माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और डिक्रीज ऑफ ए, तो पूरी टर्म इसके बराबर है। तो अगर मैं ये सारी बात यूज करूं यहां पे, तो मेरे पास क्या आ गया, तो रेट किसके बराबर आ गया मेरे पास 1/a इंटू इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इस पूरी की जगह पे इतनी सी, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिक्रीज ऑफ ए। तो अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिक्रीज दिया हुआ है और मेरे को रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो स्टोकियोमेट्री है उससे डिवाइड कर दूंगा। अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेरे पास जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या डिक्रीज ऑफ ए आएगा, दैट इज ए टाइम इनटू रेट। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, उससे समझने में आसानी होगी आगे टॉपिक। इन द सेम वे मेरे पास जो माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी था, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिक्रीज ऑफ बी। तो सेम चीज ये क्या चीज होगी इतनी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी माइनस का मतलब कि डिसअपियरेंस हो रहा है। तो अगर मुझे यही निकालना हो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो स्मॉल बी को क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी इंटू रेट। सिमिलरली जो डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन, या इंक्रीज भी बोल सकते हैं ऑफ सी। तो ये जो टर्म हुई इतनी, ये क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस, फॉर्मेशन और इंक्रीज ऑफ सी। तो अगर ये निकालना हो तो सी को वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन और इंक्रीज ऑफ सी, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, दैट इज स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाय रेट। इन द सेम वे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, सो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टाइम इंटू डी टाइम इंटू रेट। लेट अस टेक वन एग्जांपल, फिर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी की बुक से। और ये हमारे को समझना है। तो हम ले लेते हैं N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस गिव राइज टू NH3 गैसेस। ठीक है, हेबर प्रोसेस बोलते हैं, आयरन इसमें कैटालिस्ट होता है। तो इसका जो रेट है वो कैसे हम लिखेंगे, डी या डेल्टा की फॉर्म में, चलो डी की फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस DN2 ओवर dt इज इक्वल टू माइनस DH2 ओवर 3dt इज इक्वल टू DNH3 ओवर 2dt। तो अब मेरे को यह समझना है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 वो किसके बराबर हो गया, यानी माइनस DN2 ओवर dt, एंड दैट इज इक्वल टू रेट। ठीक है, अगर मेरे को बोला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, यानी माइनस DH2 ओवर dt, तो इस 3 को क्या करूंगा मैं, इधर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 टाइम इंटू रेट, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी प्लस
DNH3 ओवर dt। इस 2 को क्या करें, 2 टाइम इनटू रेट। तो जो भी चीज दी होगी वो हम इसमें डालेंगे और दूसरी चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारे से पूछा गया होगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। और हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में देखें, इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें ना तो क्या हो गया, तो मैं बोलूंगा कि जो माइनस DH2 ओवर dt इज इक्वल टू 3/2 इंटू DNH3 ओवर dt। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन। तो मैं अगर वर्ड में इस बात को हमने लिखना है तो मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ NH3। So rate of disappearance of A is 3/2 time into rate of formation of NH3। या अगर उल्टा मेरे को बोलना है कि rate of formation of NH3 क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर जाएगा, 2/3 टाइम into rate of disappearance of H2। एक नहीं, सॉरी, इट वाज H2, प्लीज इसको ठीक कीजिएगा। So rate of disappearance of H2 is 3/2 time into rate of formation of NH3 and vice versa। तो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर। पहला हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, फिर और आगे लेंगे हम। तो यहां पे 2 क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट है कि विच इज द करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में। तो यहां पे ब्रोम Br नेगेटिव है, BrO3 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, Br2। तो अगर हम ये चारों एक्सप्रेशन देखें तो इनके बारे में तो उसने कुछ बात ही नहीं की हुई, ना तो इसके बारे में कुछ बात की, ना इनके बारे में कुछ बात की, ना इसके बारे में कुछ बात की। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले देखना है इसका कि रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हम लिखेंगे माइनस डेल्टा Br नेगेटिव ओवर 5 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा BrO3 नेगेटिव, ये भी माइनस में आएगा, ओवर 5 डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन 6 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Br2 अपॉन 3 डेल्टा T एंड दैट इज डेल्टा H2O, प्लस में है ये, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट है तो प्लस में ही होगा, एंड 3 डेल्टा T। तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आपको आया तो आपने, जैसे हमने एक्सप्रेस करना सीखा था कि जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, राइट। अब जो भी रिलेशन हमारे को दिया हुआ उसके हिसाब से हम देखते हैं हमारे को किस किस का रिलेशन पूछा है, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव। सब में अगर आप देखें Br नेगेटिव और H पॉजिटिव ही है, तो हम बाकी को क्या करते हैं, उनको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देते, भाई ये तो पूछा नहीं हमारे से, ना तो ये पूछा हुआ है हमारे से, ना ये पूछा हुआ है, इसको मैंने मिटा ही दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, माइनस डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T माइनस डेल्टा H पॉजिटिव और 6 डेल्टा T। क्या कुछ कोई ऐसा है जिसमें हमारे पास इस तरह से दिया हो? तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं, पर अगर हम इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखें कि माइनस डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T, इसको 5 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/6 माइनस में ऑफकोर्स डेल्टा H पॉजिटिव ओवर डेल्टा T बन गया। तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन है हमारे पास जिसमें माइनस 5/6 है? तो करेक्ट ऑप्शन आ गई बी हमारे पास। तो इस हिसाब से हमने पहले इसको लिखा और फिर इसका आंसर देखा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी ऐसा ही है कि कौन सा रेट सही है। तो हमने ऑप्शन की बजाय क्या लिखा, पहले देखा इसका रेट किसके बराबर होगा, माइनस DNO2 ओवर dt इज इक्वल टू माइनस DCO ओवर dt इज इक्वल टू प्लस DNO ओवर dt एंड DCO2 ओवर dt। ऐसा होना चाहिए। फिर तो क्या कोई इनमें से मैच कर रहा है?
माइनस डी एनओ टू ओवर डी टी, माइनस डी एनओ टू ओवर डी टी, पहली ही ऑप्शन मैच कर गई हमारे पास। ठीक है, दूसरा माइनस डी सीओ टू डी टी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसमें तो पॉजिटिव होना चाहिए था। उसी तरह से यहां पे भी ये ठीक नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहां पे डी सीओ डी टी लिखा है, पर क्या होना चाहिए था करेक्ट, माइनस होना चाहिए था यहां पे, क्योंकि रिएक्टेंट के आगे माइनस है। तो हमारे पास ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई ए इस क्वेश्चन की। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर, और वो है हमारे पास कि कोई क्वेश्चन और दिया, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बुक में जो है वो 4.1 एंड 4.2 है। पेज नंबर दिया हुआ है 98। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आपने करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इनर रिएक्शन, जो मैं कर रहा हूं 4.2 कर रहा हूं। तो इनर रिएक्शन टू ए गिव राइज प्रोडक्ट, ऐसा बोल रहा है। इनर रिएक्शन टू ए गिव राइज प्रोडक्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5, यानी शुरू वाली कंसेंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है, टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, हमने रेट निकालना है। तो कैसे करना है अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि रेट इसका कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट की टर्म में बात हो रही, प्रोडक्ट को हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। और इस 2 का क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। और मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस को बाहर रहने दूं, और यहाँ पे फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन 2 इंटू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे लिख दिया जी। तो फाइनल माइनस तो रहेगा साइन, क्योंकि रिएक्टेंट के आगे तो माइनस रहेगा। फाइनल कंसेंट्रेशन है 0.4 और इनिशियल कंसेंट्रेशन थी 0.5। और टाइम, फाइनल टाइम कितना दिया हुआ, कितना 10 मिनट। इनिशियल टाइम हमेशा 0 लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या आया हमारे पास, इंटू 2 तो रहेगा, यहाँ पे 2 तो है ही है हमारे पास। तो ये आ गया जी 0.1 आ गया, माइनस 0.1 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया, तो दैट बिकम्स 0.1, और नीचे कितना आ गया 20 एंड 1/20। ठीक है जी, क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट आएगा क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। तो उसने ये नहीं बोला कि सेकंड में निकालो, तो जरूरी नहीं। हाँ, अगर सेकंड में बोलता तो फिर हमारे को नीचे क्या करना था, 60 से फिर हमारे को मल्टीप्लाई करना होता। अब क्या करना, ऐसा नहीं छोड़ते हम आंसर, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता ही सबको। 1 लिखा 0.000, तो 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। तो एक क्वेश्चन हमने ये और कर लिया न्यूमेरिकल इसके ऊपर। इसके अलावा हम 2 क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। So let us write the question. Question is for an elementary reaction, 2A plus B give rise 3C. The rate of appearance of C at time t. It is given 1.3 into 10 raised to the power minus 4. 1.3 into 10 raised to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कैलकुलेट एट दिस टाइम। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, एक तुमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। 2 चीजें पूछी हुई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये 2 चीजें हमारे से पूछी हुई है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका एक्सप्रेस करना है रेट। कैसे होता है, माइनस
dA/2 dt इज इक्वल टू माइनस dB/dt इज इक्वल टू प्लस dC/3 dt। ये लिख लिया जी हमने, इसको एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद अगला काम क्या करना है हमने, अब हमारे को ये देखना कि क्या दिया हुआ है। वी हैव बीन गिवन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो आपको अगर ये बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि इस कोफिशिएंट को छोड़कर इस टर्म को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो गिवन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, दैट इज मेरे को दिया हुआ है dC/dt। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या करना है, रेट निकालना है। तो अब जब मैं रेट निकालूंगा तो मैं ए और बी को भूल जाऊं, मतलब थोड़ी देर को इसको निगलेक्ट कर दो। यानी रेट किसके बराबर आ गया फिर, 1/3 इंटू प्लस dC/dt। अब dC/dt तो मेरे को गिवन है, दैट मीन्स कि 1/3 इंटू 10⁻⁴। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया जी। एक चीज ये पूछी थी, सेकंड चीज क्या पूछी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो पहली चीज तो ये निकाल दी मैंने, दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यानी मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है माइनस dA/dt। इसी को तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलते हैं। फिर आप क्या करो, बी को भूल जाओ, सी को भूल जाओ। तो आप ये याद रखो, तो दिस इज इक्वल टू, रेट तो है, इनटू इस टू को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रेट इनटू 2 टाइम्स। तो रेट हमने ऊपर निकाल दिया 4.33 इंटू 10⁻⁵, इसको 2 से करेंगे तो आंसर आ गया 8.66 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला और दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाला। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टॉपिक पे। वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, 2018 या 19 का है वो क्वेश्चन आया हुआ, और हर बोर्ड में इस तरह के आते हैं, घुमा फिरा के अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 give rise 4NO2 plus O2. For this reaction, the rate of formation of NO2, it is given as 2.8 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोलर पर सेकेंड। तो हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये निकालना है। तो हमने क्या किया, वही जो पहले लिख रहे थे हम, रेट इज इक्वल टू माइनस dN2O5/2dt इज इक्वल टू प्लस dNO2/4dt इज इक्वल टू dO2/dt। लिख दिया हमने ऐसा, पहले भी काम ऐसे किया हुआ हमने। अब क्या करना है हमने, अब हमने ऐसा करना है कि क्या गिवन है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो हमारे को एक बात पहले ही पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 तो ये हो गया, यानी वी हैव बीन गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब कि प्लस dNO2/dt, ये हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज गिवन। करना क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है माइनस dN2O5/dt निकालना है।
तो अभी हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर ये हमारे को चाहिए तो इस 2 का मैं क्या करूं, इसको इधर को ले जाता हूं, पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 2/4 इंटू dNO2 ओवर dt। ऐसा किया मैंने, तो 2/4 इंटू, अब dNO2 और dt ये तो मेरे पास गिवन है इतना ना, ये तो गिवन है, कितना ये ऊपर लिखा हुआ है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, सो 2 2 जो 4, 1.4, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से इनका निकालते हैं। नाउ अब है जी हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कोर्स। नाउ टू कैलकुलेट, पहले एवरेज रेट की बात कर लेते हैं। तो लेट ए गिव राइज बी, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी या दोनों की, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज मेजर्ड बाय सम मेथड। ठीक है, हमने ए एंड बी दोनों की कंसेंट्रेशन किसी मेथड से हमने मेजर की एंड ग्राफ प्लॉट किया हमने, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है जी, तो ग्राफ हमारे पास ऐसा हम इस तरह से यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे है हमारे पास ए की कंसेंट्रेशन और यहां पे टाइम ले लिया हमने, और यहां पे बी की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की और यहां पे भी हमने टाइम ले लिया। ये 0 टाइम है हमारे पास यहां पे। तो अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में बात करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा हमारे पास ग्राफ, और प्रोडक्ट की टर्म में अगर देखेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जरा सीधा बना देते हैं। तो रिएक्टेंट की टर्म में ग्राफ आया हमारे पास इस तरह से, ऐसे। तो ये बन गया जी ग्राफ। नाउ हम क्या कर लेते हैं कि लेट x1 is the concentration at time t1 and x2 is the concentration at time t2। हमने दोनों ग्राफ में क्या किया कि t1 और t2 दो टाइम इंटरवल लिए और x1 और x2 उनकी जो है कंसेंट्रेशन मान लेते हैं। मेरे पास ये है जी टाइम t1 और ये टाइम ले लिया मैंने t1, कहीं पे भी ले सकते हैं हम। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, इसमें ये लाइन ड्रॉ कर ली और उसके करस्पॉन्डिंग x1 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और कोई दूसरा टाइम लिया मैंने, ये t2 ले लिया मैंने, एंड दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ, दिस इज x2। सेम यहां पे भी क्या किया मैंने, ऐसा ही किया कि इस टाइम इंटरवल पे ये t1 था तो कंसेंट्रेशन ली मैंने x1, और कोई और जो टाइम इंटरवल ले लिया मैंने ये टाइम t2 लिया, और उस पे जो उसकी कंसेंट्रेशन आ गई वो आ गई मेरे पास x2। ठीक है जी, इस तरह से हमने ले लिया। तो अगर हम देखें क्या हुआ फिर हमारे पास, ये तो हमने लिख लिया। तो जो चेंज इन कंसेंट्रेशन आई हमारे पास, पहले इस केस में देखते हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो -x2 - x1 अपॉन t2 - t1, सॉरी चेंज इन कंसेंट्रेशन x2 - x1। माइनस क्यों लिखा मैंने यहां पे, बिकॉज x2 इज लेस देन x1। आप देख सकते हैं कि x2 की वैल्यू छोटी है, x1 की वैल्यू ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा। एंड चेंज इन टाइम वो क्या आ गया हमारे पास, t2 - t1। तो देयरफॉर जो रेट आएगा हमारे पास, ठीक है जी, रेट ऑफ
रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन माइनस x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा टी। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा रिएक्टेंट की टर्म में। अब यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट की टर्म में, यहां पे भी वही हो गया कि चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी हुई, चेंज इन कंसेंट्रेशन होगी x2 माइनस x1, वैसे ही करेंगे पर इस बार x2 की वैल्यू ज्यादा है, दिस इज x1 यहां पे लिख दिया हमने। एंड चेंज इन टाइम वही T2 माइनस T1। तो इस केस में जो रेट आएगा यानी डेल्टा x बाय डेल्टा टी वो आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां पे क्या हो गया x2 इज ग्रेटर देन x1। सो दिस इज हाउ द रेट ऑफ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड। नाउ अगला काम करते हैं जी। इसी ग्राफ में हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। फिर हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे अगली क्लास में इसके ऊपर और फिर काम आगे करेंगे। तो हेडिंग है जी मेजरमेंट ऑफ आर इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करना है हमने। तो फिर वही काम किया कि ए गिव राइज बी, ठीक है। और हमने फिर से क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं जो अभी हमने ये दिखा था। ये सारी चीज हमने जो है वो मिटा दी है वापस। ग्राफ तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है जी। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में। अब हमने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो है वो रेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि लेट एट टाइम टी आर इंस्टेंटेनियस हमें पता करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन कि वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो सपोज कि मेरे पास वो टाइम ये ले लिया मैंने, इसमें रिएक्टेंट की टर्म में टी ले लिया यहां पे, और यहां पे भी कोई टाइम ऐसा ले लिया, ये टाइम टी ले लिया। इस टाइम पे मेरे को रेट पता करना है। तो मैं क्या करूंगा कि उस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ये ग्राफ है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है जी, इस ग्राफ में उसके करस्पॉन्डिंग, और वहां पे मेरे को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए जाती है। तो मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहां कुछ भी मान लेते हैं, ये P है, यहां पे भी ये पॉइंट P है। तो उसको टच करते हुए मेरे को एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करना है ये, और इसका जो स्लोप आएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इस पॉइंट को टच करते हुए, पॉइंट टच नहीं हुआ पर आपको यह समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस पॉइंट को टच करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसका हमने स्लोप निकालना है। सॉरी, स्लोप ऊपर को ले लिया, नीचे को लेना है हमने, ये, ठीक है जी, उस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट बना, मान लीजिए ये AB है और ये AC है, इसको AB और इसको C ऐसा ले लिया मैंने। तो मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा एट पॉइंट P वो किसके बराबर होगा, तो स्लोप इज गिव राइज इंस्टेंटेनियस रेट, और यहां पे भी स्लोप
आर इंस्टेंटेनियस। तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाय डी टी इज स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी। और यहां पे भी क्या हो गया? प्लस डी बी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू स्लोप, और ये आ गया फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, जो भी हमने लिया हुआ है, अपॉन ए बी। सो दिस इज हाउ इंस्टेंटेनियस रेट इज फाइंड। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गिव राइज instantaneous rate either in terms of reactant or in terms of product. तो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और फिर अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे को खास करके ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। बाकी तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काम करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे काम कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।